नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल। मैं हूं आशीष सिन्हा और आज देश के सवाल में बात होगी मोहम्मद शमी की। भारतीय स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी ने दशहरे के मौके पर अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया जिसमें भगवान राम की तस्वीर थी और उन्होंने देश के लोगों को बधाई दी। लेकिन शमी की बधाई कुछ कट्टरपंथियों को रास नहीं आई। उन्होंने शमी का विरोध करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, शमी का फतवा तक जारी कर दिया। शमी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अलग अलग यूजर्स ने कमेंट करने शुरू कर दिए हैं। तो दशहरे पर शमी ने जो बधाई दी है उस पर हिंदू मुसलमान पर अब पूरी बात आ गई है। आज इसी मुद्दे पर हम बड़ी बहस करेंगे, लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि आखिर शमी ने वो क्या ट्वीट किया था जिसके बाद शमी कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए। दरअसल शमी ने अपने ट्वीट में कहा, दशहरे के शुभ अवसर पर मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान राम आपके जीवन की ढेर सारी खुशियां, समृद्धि और सफलता से भर दें। आपको और आपके परिवार को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। मोहम्मद शमी, भारतीय क्रिकेटर। यही जो ट्वीट था उसके बाद पूरा बवाल खड़ा हो गया शमी को लेकर, जो पाकिस्तान से खासकर वहां से उनको ट्रोल किया जाने लगा। तो जो ट्वीट आपके स्क्रीन पर चल रहा है, इसी ट्वीट के बाद पूरा विवाद पैदा हुआ। लोग जैसा सोच रखते हैं वैसे ही अपनी राय देते हैं। इसमें उन्होंने जो सोच रख के अपना राय दी वो अच्छी थी और बेहतर थी, लेकिन गलत लोग गलत ही सोच बनाते हैं। बस यही इसमें वो है। वो सही है, बिल्कुल सही है। हलाल भी देनी चाहिए हिंदू मुस्लिम दोनों को। हमेशा क्यों शमी के साथ ये सब? ये लोग जलन है, जो इसमें जलन होती है लोगों को। क्या वजह लगती है आप? वजह है कि जलन है, बस आदमी जलता है क्यों बोल के पोस्ट कर। जो शमी भाई ने किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। जो शमी भाई के फैन है सभी जो है जाति के लोग हैं, हिंदू भी हैं मुस्लिम भी हैं, तो बधाई देना सभी के लिए अच्छी बात होती है। उन्होंने भी अपने हिसाब से सही किया है। जो आपत्ति जता रहे हैं वो गलत है। ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में सब हैं। ये नहीं है कि हाँ भाई एक है, कोई हमें कहता हम दूसरों को कहते हैं। और ये होना भी चाहिए। जब ये खत्म हो जाएगा तो भाईचारा ही खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने कोई गलत नहीं करा, जो भी करा ठीक करा है। उधर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुस्लिम छात्रों ने हिंदू छात्र के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, उसका कलावा भी काट दिया और मारपीट कर उसे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए गए। हद तो तब हो गई जब कट्टरपंथियों ने पीड़ित की बहन को बुर्का पहनने की धमकी दी और ना पहनने पर मारने को कहा। पहले सुनिए पीड़ित साहिल कुमार ने क्या कुछ कहा है। नाम है उसका पूरा, आर्किटेक्ट का स्टूडेंट है। वो काफी टाइम से मेरे को धमकी दे रहा कि तेरी बहन को हिजाब पहना दूंगा और यदि तुम्हें सुलेमान हॉल में या कैंपस में रहना है तो तुम्हें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने होंगे। और वो मेरे हाथ में से कलावा हटवा देता था तो मैं हटा भी देता था क्योंकि मेरे को पढ़ाई करनी है। उसके बाद कुछ दिन पहले ही तो इसने मुझे मारपीट की इसने मेरे साथ और बुरी तरह से जख्मी कर दिया तमंचे के बल पर। योगी जी की सरकार में से कट्टरपंथियों पर कैंपस के अंदर जो छात्र धार्मिक आधार पर हिंदू छात्रों को जबरन धर्मांतरण कराने की बात करते हो, हिजाब पहनाने की बात करते हो, कैंपस में जो है बैन अपने हिंदू छात्रों के कलावा को बैन करने का काम करते हो, इसी सरकार में निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और ऐसी कार्रवाई होगी जो तमाम सारे ऐसे कट्टरपंथी लोगों को एक मैसेज इस सरकार और पुलिस के द्वारा दिया जाएगा। देश के सवाल में आज इन्हीं दो मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सवाल यह है कि शमी ने दशहरे की बधाई दी तो क्या उसमें कुछ गलत किया? दशहरे पर शमी की बधाई हिंदू मुसलमान पर क्यों आ गई? एमयू में हिंदू छात्र से मारपीट, बुर्का पहनने की धमकी क्यों दी गई? ऐसे कई सवाल हैं जिनके आज चर्चा में हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा। हमारे साथ श्याम झा हैं, नेता हैं बीजेपी के। हमारे साथ पवन सिन्हा हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ वरुण पुरोहित हैं, नेता हैं कांग्रेस के। और हमारे साथ मेहताब उस्मानी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। और हमारे साथ हामिद खान हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो पाकिस्तान से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हामिद खान जी, सबसे पहले मैं पवन सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले मेहताब उस्मानी आपके पास चलूंगा। मेहताब जी, अगर कोई यूनिवर्सिटी में कलावा पहन के जाना चाहे तो उसे कलावा उससे कटवा दिया जाता है, जबरन उससे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए जाते हैं, तो ऐसे लोगों को कम से कम देश के हिसाब से तो सही नहीं माना जा सकता ना? देखिए, ऐसा है, यूनिवर्सिटी प्रशासन बताएगा इस बात को कि ये काम हुआ या नहीं हुआ। अगर हुआ है इस तरीके का काम तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अगर इस तरीके का काम मुस्लिम समाज करने लगा तो फिर हम में और उन कट्टरपंथी
समुदाय जो कहीं भी जय श्री राम के और इसके नारे लगवाता है जबरदस्ती, उसमें हमें अंतर क्या रह जाएगा। तो अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो उसकी पहली बात तो मैं घोर निंदा करता हूँ, दूसरी बात ये कि उसकी ये जांच का विषय है और इसकी बारीकी से जांच होनी चाहिए कि ये काम हुआ है या नहीं हुआ। ये प्रशासन जवाब देगा, यूनिवर्सिटी प्रशासन। लेकिन मेहताब साहब, जांच तो इसकी भी होनी चाहिए कि जो लोग इसमें कसूरवार हैं उन्हें जल्द से जल्द सजा दी जाए, ताकि समाज में एक सही और स्पष्ट मैसेज जाए कि मुल्क में अगर इस तरह का कोई बंटवारा करने की कोशिश करेगा तो नहीं चलेगा। अगर सर मैंने यही कहा है, अगर इस तरीके की जांच होने के बाद सही पाया जाता है तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं, ये मैसेज पूरी कौम के लिए है ना, कुछ लोगों के लिए नहीं है। ये पूरी कौम पर टारगेट किया जाता है। इसको लेके कोई भी हिंदू धर्मगुरु हो या हिंदू समाज से कोई भी हो, सीधा टारगेट पूरे मुस्लिम समाज पे करता है इन चंद लोगों की वजह से। अगर ऐसी कोई घटना हुई है उसकी बारीकी से जांच हो और जांच के बाद अगर सही पाई जाती है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाए। मेहताब साहब, हमने तो ये भी देखा कि मोहम्मद शमी साहब ने एक ट्वीट कर दिया, हिंदुओं को उन्होंने बधाई दे दी, उसके बाद उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया, खासकर पाकिस्तान द्वारा। हामिद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन मेहताब साहब पहले आप जवाब दे दीजिए, फिर हम हामिद साहब के पास जाएंगे। देखिए, पाकिस्तान का तो मैं नहीं कह सकता उन्होंने क्यों किया, क्योंकि देखिए पाकिस्तान से ना तो कोई हमारा ऐसा वो है कि हम उनके सपोर्ट करें या वो हमारी सपोर्ट करें। वो उनकी मर्जी के ऊपर डिपेंड है कि वो किसी की सपोर्ट करना चाहे कर दे, ना करना चाहे ना ही करे। देखिए अभी एक हज के लिए केरल के एक हमारा बंदा निकला हुआ है हज के लिए, उसको वीजा नहीं दे रहा पाकिस्तान। बताइए साहब, जरा आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए। अल्लाह के काम के लिए हमारा मुल्क तो सेकुलर है, हमारा मुल्क तो ऐसा है नहीं कि आपकी तरफ वहां पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं। अगर उन्होंने बधाई दे दी तो क्या गुनाह कर दिया, क्यों ट्रोल किया जा रहा है? कई बड़ी शख्सियत है पाकिस्तान की, शकील भट्टी साहब हैं, अहमद साहब है, हसन मंजूर साहब हैं, मिर्जा साहब हैं, जिन्होंने शमी साहब को ट्रोल करना शुरू कर दिया, नसीहत देनी शुरू कर दी। बहुत शुक्रिया आपका। देखें, दो बातें हैं इसके अंदर। एक तो ये है कि पहले तो आप ये लाजमी तौर पर तहकीक करें कि वो वाकई सही अकाउंट है या फेक अकाउंट है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप मुझे ये बताएं कि क्या विराट कोहली, क्या आपके दूसरे क्रिकेटर ईद के ऊपर, रमजान के ऊपर अगर कोई बधाई देता है तो आपने कभी देखा कि बीजेपी और आरएसएस वाले उसको किस तरह ट्रोल करते हैं? आपको याद है कि किस तरह उनको ट्रोल किया जाता है? तो ये बदकिस्मती से इंडिया का जो सेक्युलर चेहरा है वो अब नहीं रहा। इंडिया के अंदर अब शदीद कट्टरपंथी जिसको कहते हैं तशद्दुद। सर, आप ये कैसे कह सकते हैं कि इंडिया का सेक्युलर चेहरा नहीं रहा? अल्पसंख्यकों पर अत्याचार आप करें, वहां पर हिंदू लड़कियों को आए दिन उठाया जाता है, हिंदुओं की आबादी कम होती जा रही है, सिखों पर अत्याचार होता जा रहा है। आप हमारे सेक्युलर होने पर सवाल उठा रहे हैं सर। भारत सेक्युलर रहा ही नहीं जब से बीजेपी की आरएसएस सरकार आई है, जब से ये जय श्री राम का ग्रोह आ गया है, जब से ये घर वापसी का प्रोग्राम आ गया है, जब से ये मंदिरों में और बाकी जो चर्च वगैरह पे लोगों को जलाया गया, मुसलमानों को लिंचिंग की गई, तो ये कैसा सेक्युलर है जहां पे मोदी सरकार एक लफ्ज नहीं बोलती है। सर, आप आरएसएस की बात कर रहे हैं हामिद साहब, लेकिन अभी हाल में ही मोहन भागवत साहब मस्जिद भी गए थे। आप कैसे कह सकते हैं कि आरएसएस ट्रोल करती है? मैं आपको बताऊं, पवन जी, मैं आ रहा हूं, एक बार हामिद साहब जवाब दे दें, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप हामिद साहब के सवाल का जवाब दीजिएगा। जी हामिद साहब। आप जी, मैं बताता हूं आपको, सादा सी बात मैं बताना चाहता हूं कि देखें, पाकिस्तान के अंदर तो इस तरह की कोई बात नहीं है। पाकिस्तान में अक़लियतें भी आजाद हैं। पाकिस्तान के अंदर हिंदू अपनी वो सारे मेला भी मनाते हैं, चाहे वो दिवाली हो, कुछ भी हो, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर आपको नहीं, तभी हिंदुओं की आबादी पाकिस्तान में घट गई, सिख वहां से भाग रहे हैं सर। मैं समझ रहा हूं, मैं आपकी बात को समझ रहा हूं हामिद साहब। यही तो फैक्ट बताता हूं कि ये आप अपनी जनता को मिसगाइड करते हैं। ये जो आबादी कम हुई, ये पाकिस्तान के बनने के पहले 10 से 15 साल के बाद बहुत बड़ी माइग्रेशन हो गई, उसमें कोई इनकार नहीं। अच्छा हामिद साहब, और इतनी सारे जो आर्टिकल्स आते हैं, चलिए आप हिंदुस्तानी मीडिया की तो बात ही मत करिए, मैं फॉरेन मीडिया की बात उठा लेता हूं कि आए दिन जो हिंदू लड़कियां हैं उनका अपहरण किया जाता है, उनको इस्लाम में कन्वर्ट किया जाता है। क्या इससे भी इनकार कर देंगे? आप कह रहे हैं भारतीय मीडिया, चलिए मैं बात ही नहीं करता, आपको बताऊं, मैं बात बीबीसी की कर रहा हूं। वाकया अगर हो जाए, एक आध अगर वाकया हो जाए तो पूरी एक आध वाकया, मैं आपको पूरी फेहरिस्त गिना दूंगा, आप एक आध वाकया कर रहे हैं सर। मैं आपको बताता हूं, पवन सिन्हा जी, ये तो कह रहे हैं एक दो वाकया।
एक वाकया भी हो जाए तो पूरी कौम उसको कंडेम ये पता नहीं पाकिस्तानी लोग क्या सोचते हैं। हाँ, जब आजादी हुई थी तो उस वक्त जितने हिंदू उधर गए थे उसका केवल 1.6% हिंदू वहां बचे। जबरन उनका धर्म परिवर्तन कराया गया है। और एक आध वाक्य छोड़ दीजिए, पिछले अगर 3 साल में ही आप उठाकर देख लेंगे पाकिस्तान का रिकॉर्ड, और इधर उधर मत जाइए, पाकिस्तान क्राइम रिसर्च ब्यूरो के आंकड़ों पर जाइए तो आपको ये पता चल जाएगा कि हिंदू बच्चियों के खिलाफ, हिंदू लोगों के खिलाफ पाकिस्तान में कदर अत्याचार होते हैं। और यही नहीं, क्रिश्चियन कम्युनिटीज ने भी इसकी शिकायत की है। पाकिस्तान के लोग बिल्कुल इंटॉलरेंट है। यहाँ पर आरएसएस और बीजेपी पर आवाज उठा रहे हैं, ये लोग तो बिल्कुल इंटॉलरेंट है, 1947 से इंटॉलरेंट है। तो वो हमारे ऊपर इल्जाम कैसे लगा सकते हैं भाई? और रही बात यहाँ पर 1-2 वाकया हैं, बस यहाँ पर 1-2 ऐसे वाकये हैं, बाकी ऐसे वाकये नहीं है। पाकिस्तान की तरह से हिंदुस्तान जंगल राज वाला देश नहीं है। हिंदुस्तान ने हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता निभाई है। मैं खुद और मेरे जैसे करोड़ों लोग नहीं, पवन जी ये बताने की जरूरत नहीं है, कोई हमें सर्टिफिकेट नहीं देगा, कोई हमें सर्टिफिकेट नहीं देगा। हामिद साहब हमें सर्टिफिकेट नहीं देंगे। ये मुल्क सेकुलर है और हमेशा रहेगा, इसके लिए किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं हमें। इंडिया अब सेक्युलर नहीं है, उसकी वजह आपके कहने से थोड़ी ना मान लेंगे हम साहब। इंटरनेशनल की रिपोर्ट पढ़ें, आप ह्यूमन राइट वॉच की रिपोर्ट पढ़ें, आप अपनी शेड्यूल कास्ट के साथ क्या कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट पढ़ें, आप एमनेस्टी इंटरनेशनल का दफ्तर आपने दिल्ली में बंद करा दिया, उसकी तनख्वाहें रोक दी, वो दफ्तर यूनाइटेड नेशन ने रिक्वेस्ट की, आप खुद देखें कि आप ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं। श्याम झा जी आप जवाब दीजिए इसका। हामिद साहब को इतनी जानकारी होनी चाहिए कि हामिद साहब खुद क्या है वो बताएंगे। आप मुसलमान हैं क्या हामिद साहब? कुरान क्या सिखाता है? दूसरे मजहब की इज्जत करना। कुरान ये सिखाता है कि दूसरे मजहब की इज्जत करो, दूसरे धर्म की इज्जत करो। आप कैसे मुसलमान हैं जो दूसरे धर्म की इज्जत करना नहीं जानते? आप मुसलमान की बात करते हैं। अरे सुनिए हामिद भाई, सुनिए हामिद भाई, फिर बाद में बोलिएगा। आप मुझे ये बताएं हामिद भाई, कुरान इस्लाम में गाना गाना, फिल्मी कलाकार बनना जायज है क्या? कहाँ से आपके पाकिस्तान में इतने फिल्मी कलाकार और ये सिंगर आ रहे हैं? आप लोग बात करते हैं, नॉलेज आप लोगों को है नहीं कुछ भी, खाने को आप है नहीं 2 पैसे का। चाइना के सामने भीख मांगते फिरते हैं, अमेरिका के सामने भीख मांगते फिरते हैं। आप भारत के ऊपर आरोप लगाएंगे? भूखा नंगा देश है आपका और आप भारत के ऊपर आरोप लगाएंगे? आपके जैसे हामिद अंसारी जी, आपके जैसे जो लोग हैं उनमें से इस्लाम भी बदनाम होता है, इस्लाम की भी बदनामी होती है और मुसलमान की भी बदनामी होती है। मेरे भाई मैं आरोप नहीं लगा रहा, पूरे विश्व में बदनाम है। मेरे भाई मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। आप हकीकत नहीं जानना चाहते। हकीकत ये है, भूखमरी के हालात है पाकिस्तान में, चाइना अमेरिका के सामने भीख मांगते फिरते हो और आप भारत को नसीहत देते हो, आपके यहाँ पर दूसरे धर्मों की अगर इज्जत की जाती तो वहां से सिख और हिंदू माइग्रेट होकर नहीं जाते। आए दिन वहां जबरन आप लोग जबरन वहां पे निमंत्रण करते हो, हिंदू लड़कियों के साथ जबरन विवाह करते हो। नहीं है, ये सब आप हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम ईसाई सब एक होकर रहते हैं। सांप्रदायिक सौहार्द का अगर उदाहरण देखना है तो आप हिंदुस्तान में देख सकते हैं। और हिंदुस्तान में जितने आप मुसलमानों की भारत में, आप क्या सलाह देंगे हमें? कितने मुसलमान है आपके पाकिस्तान में? कितनी संख्या है? आपसे ज्यादा मुसलमान रहता है भारत में। अरे आप अपनी जनता से झूठ बोल सकते हैं। आप कश्मीरियों का जो अत्याचार कर रहे हैं वो आप दुनिया से कैसे छुपा सकते हैं? 8 लाख फौजी कश्मीर के अत्याचार के बलूचिस्तान में क्या हो रहा है वो आप बताओ ना। बलूचिस्तान में क्यों आजादी की मांग हो रही है? आजादी की मांग उठा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा ये पाकिस्तान से हमारे जो आज के व्यक्ति हैं इनको अभी ये पता नहीं कश्मीर के अंदर जितना हत्याकांड हुआ है ये हिंदुस्तान की सरकार ने, हिंदुस्तान की पुलिस या फौज ने नहीं किया है, ये पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया है। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने ही ये हामिद साहब पवन जी की बात को सुन लीजिए, उसका जवाब दीजिए, फिर मैं वरुण जी के पास भी जाऊंगा।
पवन जी आप अपनी बात को रखिए, फिर हामिद साहब रखेंगे, फिर मैं वरुण जी के पास भी जाऊंगा। ये जितने भी कश्मीर के ऊपर जो सवाल खड़े कर रहे हैं, ये कश्मीर में जितना भी नरसंहार किया है ये पाकिस्तान के लोगों ने किया है, पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने किया है, और इनके आतंकवादी कैंप चिन्हित भी किए गए हैं। यदि आप एमनेस्टी इंटरनेशनल को भारत से जुड़कर देखते हैं तो उसकी कृपा करके रिपोर्ट अपने यहाँ के लिए भी देख लीजिएगा। बाल्टिस्तान में आपके कैंप्स हैं, उरई के पास में आपके कैंप्स हैं, क्यों नहीं आप उसके बारे में चर्चा करते हैं? वहां से जहां से ड्रोन रोज आ रहे हैं, इन ड्रोन के अंदर क्या है जरा आप बताइए। हो सकता है बहुत सारे लोगों को खबर नहीं हो, लेकिन आप मुझे जवाब करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा इन ड्रोन्स के यहाँ आने का क्या मतलब है। राजस्थान से कश्मीर के अंदर ये ड्रोन्स कौन ला रहा है? उन ड्रोन्स के अंदर क्या रखा हुआ है? या आए दिन हमारे लोग उन ड्रोन्स को ट्रैप करते हैं। उन ड्रोन्स की जरूरत क्या है? वहां के सन 86 में जया का प्लान क्या था? तो कश्मीर के अंदर जितना हत्याकांड आप लोगों ने किया है उतना हत्याकांड तो कहीं नहीं हुआ होगा। भारत के लोगों ने, भारत की पुलिस और सेना ने उसको डिफेंड किया है। आतंकवादियों को मारना कहीं भी होना नहीं है। पवन जी 10 लाख फौजी आप सिविलियन पर बिठाकर, दुनिया का मोस्ट मिलिटराइज्ड एरिया है आपका मकबूजा कश्मीर, पहली बात। दूसरी बात ये आपके बपन रावत थे, उन्होंने कहा जी 200 से 250 लोग हैं जो मजाहमत कर रहे हैं। आप पिछले 4 साल में 2000 के करीब जो मजलूम कश्मीरी हैं उनको शहीद कर चुके हैं। आपकी फौज का ये फेलियर है कि अगर आप ये सारी बातें मानते हैं तो फिर मान लें कि पाकिस्तान सुपर पावर है कि आपसे काबू में नहीं आ रहा। आपके फौजी वहां पे नहीं, पाकिस्तान सुपर पावर होता तो वो खुल के मैदान में आता ना हामिद जी, अगर पीछे से थोड़ी ना आता। पाकिस्तान सुपर पावर होता तो खुलकर आता मैदान में, पीछे से थोड़ी ना आता। ऐसे थोड़ी ना होता। टैंक लेके नहीं आ रहे, नहीं टैंक लेके आते। वरुण पुरोहित साहब, पवन जी, मैं वरुण जी को भी डिबेट में लाना चाहूंगा। वरुण जी, आपने मोहम्मद शमी साहब का ट्वीट देखा होगा, उन्होंने हिंदू भाइयों को दशहरे की शुभकामनाएं दी, पाकिस्तान के लोगों को पेट में दर्द होने लगा। और एस्टिमेटेड वॉर आपने शुरू की है, उसकी वजह से हमें यह लोग, और ये जो 10 लाख लोगों की बात आप बता रहे हैं, ये न कश्मीर सेक्टर में है न ये जम्मू सेक्टर में, ये पूरे कश्मीर में जिसमें बॉर्डर एरिया भी शामिल है। आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? हम सब जानकारी रखते हैं साहब। दूसरे को बोलने दो भाई, एस्टिमेटेड वॉर के जो लोग हैं ये गाँव में, आप दूसरे को बोलने दो भैया। कश्मीर पकड़ने जो इंडियन जी है वो जो इंडियन पवन जी, एक बार पुरोहित जी को बोलने दीजिए। जी वरुण जी, आप अपनी बात को रखिए, फिर मैं मेहताब साहब के पास भी जाऊंगा। जी बस मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप ये समझ लीजिए, वरुण जी को बोल लेने दीजिए। हामिद भाई, वरुण जी अभी तक उन्होंने डिबेट में अपनी बातों को नहीं रखा है। वरुण जी। जी आशीष जी, मोहम्मद शमी ने जो ट्वीट किया है वो दशहरा की बधाई दी है। मैं कह रहा हूँ हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता है, ये भारतीय संस्कृति है, भारत के त्योहार है। अगर दीपावली की, होली की शुभकामनाएं देते हैं तो उसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया? रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की तो पैदाइश ही अंग्रेज ऐसा बीज डाल के गए थे कि भारत का विभाजन करके जाओ, भारत की तरक्की नहीं हो। एक ऐसा सेटअप तैयार करके गए थे एक बॉम्ब की, जैसे कि न्यूसेंस करता रहेगा तो भारत की तरक्की नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ अखंड भारत का निर्माण हो जाना चाहिए, पाकिस्तान शब्द ही हट जाना चाहिए नक्शे से, वापस बलूचिस्तान, हमारा पंजाब एक हो जाए हमारा। तभी डॉक्टर हामिद, अरे डॉक्टर हामिद बोलने दो यार, आप तो आतंकवाद करते हो डिबेट के बीच में। मैं बोला आपके बीच में, आप बात का स्वभाव भी ठीक नहीं है। आप जो अंग्रेज 3 साल के उसी का प्रोडक्ट हो। मैं बोला आपके बीच में, आपने बात ही गलत की। अखंड भारत का हो, अखंड भारत, आप अखंड भारत के हो। आपके पिता में कहा थे, कहाँ के थे आप तक्षशिला यूनिवर्सिटी क्यों तोड़ी आपने? आचार्य चाणक्य विश्वगुप्त की क्यों तोड़ी, बताइए आपने तक्षशिला यूनिवर्सिटी क्यों तोड़ी? आप बोलने नहीं दोगे। ये आप है, ये आपकी जो न्यूसेंस वैल्यू है ना, ये आपकी न्यूसेंस वैल्यू है। क्या आप दूसरे को बोलने में तो, अरे भाई आशीष जी बंद करो इनको। क्या ये क्या न्यूसेंस आप इसमें कराते हो? खालिस्तान बनेगा, लड्डू बनेगा, नागालैंड भी कुछ नहीं बनेगा। आप मुझे बताओ, आप सेना के अलावा कुछ है क्या? डेमोक्रेसी आपकी है? हामिद जी, यही ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते देखते ऐसा ना हो कि भारत की जो सीमा है वो बलूचिस्तान तक पहुंच जाए और पाकिस्तान में जो आपके हाथ में है वो भी चला जाए। इंडिपेंडेंट देश था,
पाकिस्तान के लोगों ने उस बात इन्होंने की, उसका मैंने जवाब दिया कि अरे तो सुनते रहे नहीं हो, बीच बीच में बोलता जैसे कश्मीर में सुनते हो। आजाद होगा। नहीं क्यों नहीं सुनने देते आप? आपके आगे पुरोहित जी आप अपनी बात को रख लीजिए, उसके बाद हामिद साहब उसका जवाब देंगे। पुरोहित जी आप अपनी बात को रखिए, संक्षिप्त रखिए, हामिद साहब उसका जवाब देंगे। मैंने कहा इन्होंने आरोप लगाया भारत में सेक्युलर नहीं, भारत तो इस्लाम आया उसके पहले से सेक्युलर है। जब भी तो आप भारत में आए हो, जब भी कन्वर्जन हुआ, हमारे यहाँ सर्वधर्म संभाव है आज भी। आपने कैसे कह दिया? एक छोटी मोटी 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसको देश चला रहा है, और आप बात कह रहे हो साहब यहाँ सेक्युलरिज्म नहीं। अरे आपके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, आपको तो आई वो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी और आपकी सेना चलाती है। वहां आम आदमी को पूछता कौन है? आपके यहाँ आम आदमी को तो कोई पूछता ही नहीं बेचारे को। आप क्यों नहीं आप जनमत संग्रह कराइए कि भारत में रहना है कि नहीं रहना है? आपको विभाजन ही इलीगल था, आपको तो उल्टा ही बात वकालत करनी चाहिए कि विभाजन रद्द करिए, अखंड भारत का निर्माण करिए वापस से। आप क्यों नहीं करते हैं बात? आप क्यों अंग्रेज जो चला गए उसी थ्योरी पे क्यों आगे चलना चाहते हो? मैं आपको बताता हूं, अगर ये आपको भारत का अखंड भारत की बात और ये सारा, आपका खुद जो प्रधानमंत्री है वो इंग्लैंड की जोली में तो जाके बैठ जाता है, फिर आप उनसे जंग क्यों नहीं करते हैं? आप बर्तानिया से जंग क्यों नहीं करते हैं कि जी ये क्यों किया? दूसरी बात ये है कि आपके यहाँ जितनी आजादी की मूवमेंट चल रही है उसके अंदर अखंड भारत का नाम लेना भी मुझे दीवाने के ख्वाब से ज्यादा कुछ नहीं लगता। तीसरी बात ये है कि पाकिस्तान बहुत मजबूत है, पाकिस्तान जब भी आपके मुकाबले पे आएगा तो खट से लड़ेगा और आपको दांतों चने चबवाएगा। आपने देखा हमने अभिनंदन के वक्त क्या किया, साहब सुन रहे हैं ना क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है, इसीलिए अमेरिका और चाइना के सामने हमेशा घुटनों के बल बैठा रहता है। सुन लीजिए जैसा जवाब दीजिए आप। डॉक्टर अमित क्या है, आपको क्या हो गया? मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। आप डेमोक्रेसी की बात करो ना डॉक्टर अमीन। आपका पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा देश है, कैसी बातें करते हो यार आप टीवी पे बैठे? अरे मैं कोई फेवर नहीं कर रहा, मैं इंडिया का फेवर नहीं कर रहा, पर आप कितने से पिद्दी से देश है आपके यार। एक स्टेट लायक है नहीं, आपकी आम जनता किस हाल में हो रही है, आपके खाली सेना संभालते। उस्मानी साहब को मैं बीच में लेकर आना चाहूंगा। उस्मानी साहब, हामिद साहब को आपने सुना जी, हामिद साहब को उस्मानी साहब आपने सुना, क्या कभी भी आपको इस मुल्क में कोई दिक्कत हुई? अपने मुल्क में कोई दिक्कत हुई? देखिए ये ऐसा है, जो भी मामला है वो हमारे देश का आंतरिक मामला है। हिंदुस्तान में जितने हिंदू मुसलमान रहते हैं, हम आपस में लड़े भिड़े कुछ करें, ये हमारा अपना मामला है, हम किसी से हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अरे हम हमारे अपने लोग हैं, हम आपस में लड़े भिड़े कुछ भी करें। आप मुझे हामिद साहब एक सवाल मेरा है हामिद साहब से, आपने जो केरल से एक हज के लिए हमारा बंदा जा रहा है हिंदुस्तान का शोएब, आपने उसको वीजा क्यों नहीं दी? उसकी वीजा होल्ड पे क्यों रखी हुई है? आप जब इतने सेकुलरिज्म की बात करते हैं, आप इस्लाम की, तो आपने उसको वीजा क्यों होल्ड किया हुआ है? उसको जाने क्यों नहीं दे रहे आगे? मैं आपको बता दूं, उसको इंडियन होम ऑफिस अगर क्लियर नहीं करेगा तो पाकिस्तान उसको वीजा नहीं दे सकता। डिप्लोमेटिकली पहले इंडिया से उसको परमिशन लेनी है, अगर उसके पास परमिशन है तो उसको वीजा मैं दिलवा देता हूँ। डॉक्टर हामिद आप पढ़े लिखे हो, मुझे बताओ तक्षशिला के जो अवशेष थे उनको क्यों तोड़ा? उसको क्यों नहीं बचा पाओ? तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, आचार्य विष्णु। आपका कहने का मतलब है कि हिंदुस्तान परमिशन नहीं दे रहा उसको? हिंदुस्तान उसके डॉक्यूमेंट पूरी इंफॉर्मेशन देगा, उसको वीजा मिल जाएगा, बात खत्म होगी। मैं दिलवाता हूँ। आप प्रोग्राम के बाद मुझसे राब्ता करें, वीजा मैं दिलवा देता हूँ। मतलब आप विभाजन रद्द करने के लिए यहाँ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है वीजा देने के लिए? डॉक्टर हामिद अगर देखें, इंडियन सरकार जो है वो आपके साथ झूठ बोलती है, आपको कुछ बताती है, कहानी कुछ और होती है। अगर असल में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो पाकिस्तान की सरकार कोई ऑब्जेक्शन नहीं डालेगी, वो पैदल हज पे जाना नहीं। लेकिन हामिद साहब एक सवाल का जवाब दे दीजिए ना, जो सवाल शुरुआत में पूछा था कि अगर मोहम्मद शमी साहब ने एक ट्वीट कर दिया तो इसमें आपत्ति किस बात की है? क्यों दिक्कत हो रही है? आपत्ति मैं तो कहता हूँ, मैं तो खुद आपके दशहरे की आपको मुबारकबाद देता हूँ। आई कंग्रेचुलेट यू, आपका त्योहार है, आप मनाएं, हमें तो आपका नहीं है। आपका नहीं है, आप हिंदुस्तानी नहीं हो 47 से पहले के?
आप क्या पढ़ाते हो हिस्ट्री में? आप हिस्ट्री में क्या पढ़ाते हो बच्चों को? आप बताओ, आजादी का आंदोलन में क्या पढ़ाते हो बच्चों को? ये बताओ यार, अभी मैंने जवाब दे दिया। अरे क्या जवाब दे दिया? 1947 से पहले की हिस्ट्री क्या पढ़ाते हो? आजादी का आंदोलन क्या पढ़ाते हो आप हिस्ट्री की बुक में बच्चों अभी को? आपको क्या जवाब दिया मैंने? वो हिंदुस्तान मुसलमानों की बादशाहत था। हमने 800 साल आप पे हुकूमत की, हिंदुओं पे। हमने 800 साल मुगल उसके पहले आपको इतिहास का नहीं पता। फिर इतिहास मेहताब साहब, हामिद जी जो बात कह रहे हैं उसका जवाब आप दीजिए। मैं आऊंगा पुरोहित साहब जी। अरे हामिद साहब जो कह रहे हैं, मेहताब साहब उसका जवाब आप दीजिए। बादशाहत की बात कर रहे हैं, अब आप उसका जवाब दीजिए। इतिहास की बात सुन लो ना। हमने आप हमारे गुलाम थे 800 साल तक, जब तक अंग्रेज नहीं आया। आपको सिर्फ गुलामी से आप इंडिपेंडेंस आंदोलन, आजादी आंदोलन क्या पढ़ाते हो? आप आजादी का आंदोलन में क्या पढ़ाते हो? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पढ़ाते हो? गांधी जी को पढ़ाते हो? नहीं पढ़ाते हो? ये जवाब दो। बिल्कुल पढ़ते हैं गांधी जी को। मैं आप तो गांधी को डिफेम कर रहे हो। आप तो गांधी को बापू नहीं मान रहे हो। आप लोग क्या कर रहे हो? सरवार गांधी के आप विभाजन रद्द करने के फेवर में हो गया? आप विभाजन रद्द करने के फेवर में हो गया? मैं तो गांधी को हीरो मानता हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ विभाजन को रद्द करने के फेवर में हो गया? आप विभाजन को रद्द करने के फेवर में? आए हाय, अरे मैं तो कांग्रेसी हूँ, वोट से का नहीं हूँ। क्या बोल रहे हो आप? गाली दोगे आप गोडसे को गाली दोगे जिसने? अरे भाई, मैं तो कांग्रेस का आदमी हूँ। सुनो डॉक्टर, गोडसे के बारे में क्या कहते हो? छोड़ दो कांग्रेस की। अरे आप विभाजन की बात करो। विभाजन रद्द करने के लिए फेवर में हो गया? फिर वही बात, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। जवाब नहीं, यूनाइटेड इंडिया हो जाएगा। उसकी बात क्यों नहीं करते हो? अरे जो बात आप हो गया फेवर में, यूनाइटेड इंडिया और नॉट कांग्रेस की हो ना आप? गोडसे को गाली दोगे जिसने गांधी? अरे मैं किसी को भी गाली मत दो, जिन्ना साहब को भी गाली नहीं दे रहा भाई। गोडसे ये तो हमारे संस्कार ही नहीं है। ये संस्कार है क्या हमारे? अरे गोडसे ने तो गलत किया ही है, सभी जानते हैं गोडसे ने गलत किया। पवन जी आपको बीच में लेकर आऊंगा। वरुण जी, जो गोडसे के पवन जी कुछ कहना चाहते हैं। पहले पवन जी आप अपनी बातों को रख लीजिए। गोडसे की पूजा, वरुण जी गोडसे पे बात नहीं हो रही है। पवन जी गलत कर रहे हैं। देखिए, ये जो ने 2-3 नैरेटिव बनाने की कोशिश की है। सबसे पहले वहां पर ये नैरेटिव है कि हम उनके गुलाम थे। टेक्निकली भारत मुसलमानों का या मुगलों का गुलाम कभी नहीं रहा। केवल एक छोटा सा इलाका है जो जिसमें कुछ सिंध की जगह है, कुछ आगरा है, दिल्ली है। इसके अलावा जो कहीं भी हमारे ऊपर गुलामी नहीं है। पूरा दक्षिण भारत, पूरा मराठवंश और उसके बाद पूरा नॉर्थ ईस्ट और पंजाब में तो कैसे इनको मार के भगाया। टेक्निकली बता रहा हूं मैं, इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। ये झूठ बोलते हैं और ये अपनी किताबों में हिंदुओं के खिलाफ पढ़ाते हैं। ये अपनी किताबों में सब झूठ हिस्ट्री फैलाकर वहां के बच्चों का दिमाग खराब करते हैं। रही बात कश्मीर की, मैं टेक्निकली आपको बता रहा हूँ, 1950 में एक पॉलिसी जो बनाई थी फाइटिंग ऑन एनिमी, उसके बाद आपने एस्टिमेटेड हमारे लोगों ने, हमारी फौज और पुलिस ने उन आतंकवादियों को मारा है। और 10 लाख का जो आप फौजी नफरी बताते हैं, देखिए दो चीजों का ध्यान सब लोगों को रखना होगा। आपकी जो पॉलिसी है वॉर की, उसमें एक आतंकवादी गांव में घुस जाता है, उस गांव के लोगों का नुकसान ना हो, इसलिए पूरे गांव को हमें घेरना पड़ता है। हम आपकी तरह ब्लाइंड फोल्ड अटैक नहीं करते हैं, कारपेट बॉम्बिंग नहीं करते हैं। बलोचिस्तान में, बलोचिस्तान के निरीह लोगों को 1948 में आपने कब्जाया है। आपको जवाब देना पड़ेगा। आपने वहां पर कारपेट बॉम्बिंग की है, आपने उस इलाके को चीन को भेज दिया है, और जबकि वो वहां पर उनका इंडिपेंडेंट राज्य था। आज आप देखिएगा, मैं आज प्रेडिक्ट कर रहा हूं साहब आपको, आप बहुत बड़े पत्रकार होंगे पाकिस्तान के, लेकिन बलोचिस्तान किसी दिन स्वतंत्र होगा पाकिस्तान से। और उसके बाद आप देखिएगा कि आपके पख्तूनख्वा में भी क्या हालत आपकी हो रही है। आपने इमरान साहब को टिकने नहीं दिया। आप यहाँ के जातिवाद की बात करते हैं, आप वहां के पंजाब की बात
बात करिए ना, पंजाब के थोड़े से लोग वहां किसी को टिकने नहीं देते। आप पाकिस्तान की समर नीति की बात करिए ना, जो दूसरों के देश में घुस के अपना काम कराना चाहता है। आज आपको तालिबानियों तक ने आईना दिखा दिया है। आप हमसे बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ के लोगों के ऊपर तोहमत लगा रहे हैं। जरा खुद को समझने की कोशिश कीजिए, आप कहीं स्टैंड नहीं करते। मैं आपको बताता हूं, आपका मसला ये है कि आप मिसगाइडेड मीडिया पे चलते हैं। हकीकत ये है कि बलूचिस्तान आप मेरे साथ चले, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप मेरे साथ चले, खुलेआम फिरें और देखें वहां लोग क्या कहते हैं। मैं चैलेंज करता हूं। आप मुझे तो यह है कि आपका देश नंगा देश है, आप पार्टियों के लाले हैं, आपके यहाँ पे लोग अनाज के लिए तरस रहे हैं। हकीकत ये है कि आपने इंडिया के सामने घुटने टेके हैं। जब जब आपने युद्ध की कोशिश की है, घुटने टेके। श्याम जी, अब बात एमयू की भी कर लेते हैं। आप जनाब F-16 हामिद भाई, हामिद जी आपके पास आ रहे हैं, लेकिन बात एमयू की भी करना जरूरी है, क्योंकि एमयू में जिस तरह से जबरन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए गए हिंदू लड़के से, उसका जो कलेवा था यानी जो रक्षा था वो कटवाया गया। सबसे पहले बीजेपी का टेक, यानी श्याम जी आपका एक टेक इस पर जानना चाहूंगा कि बीजेपी इसको लेकर क्या करेगी। अब चूंकि राज्य में सरकार आपकी है, क्या कार्रवाई की गई? देखिए, भारत में कहीं भी किसी भी धर्म का कट्टरपंथ नहीं चलेगा, चाहे कोई भी धर्म हो। भारत में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। देखिए, ये बोलने से हो जाएगा क्या श्याम जी? कोई कार्रवाई की है आप लोगों ने? क्या सरकार ने कोई कार्रवाई की है? जरा की है तो बता दीजिए। आप एक चीज बताइए, यूपी में आज जब से योगी जी आए, कार्रवाई की आपको संशय है कि कार्रवाई नहीं होगी? ऐसा लगता है आपको? योगी जी के राज्य में कुछ भी हो जाएगा, कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा लगता है आपको? लड़के को बुरी तरह पीटा जाता है, बहन को कहा जाता है कि तुम बुर्का पहन के नहीं आई तो हम तुमको आने नहीं देंगे। अब किस कार्रवाई का हम इंतजार कर रहे हैं? इलाज हो जाएगा। मतलब कार्रवाई तभी होगी क्या जब हम चैनल पर इस खबर को उठाएंगे, प्राथमिकता से दिखाएंगे? क्या उसका इंतजार होगा क्या? आशीष भाई, मैं आऊंगा हामिद साहब, पहले श्याम जी से जवाब ले लूं। श्याम जी बताइए ना। ऐसा इलाज होगा कि साथ उसने हिम्मत नहीं करेगी इस तरह की दोबारा। बातों से इलाज होगा क्या? बातों से नहीं होता है योगी जी के यहाँ। आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है। नहीं, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। वरुण जी आप जरा जवाब दे दीजिए, फिर पवन जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। आशीष जी, जो भी घटना की भूमि पे, पुरोहित जी, ये रसखान की भूमि है, ये रसखान की भूमि है, ये याद रखिए। रसखान ने भी प्रभु श्री कृष्ण का जब आराध्य किया तो भगवान श्री कृष्ण ने भी उनको दर्शन दिए। ये रसखान की भूमि है, ये राम की भूमि है। यहाँ पे इस तरह से कतई नहीं चलेगा, ये ध्यान रखें सभी लोग, चाहे किसी भी किसी का जी। वरुण जी आप अपनी बात को रखिए, फिर पवन जी आपके पास जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ 6 साल से योगी जी की सरकार है, क्या उनको इनपुट नहीं है? क्या यूनिवर्सिटी जो शिक्षा का मंदिर होता है वहां ऐसी घटनाएं हो रही है? वो छात्र जब पीड़ित हुआ है, जब जाके उसने अपने आप बात बोली है, जब जाकर के इनको पता लग रहा है, इसका मतलब प्रशासन कहाँ है? और ऐसी कोई भी घटना अगर होती है तो इतने दिन क्या हो गए? आपने एक बहुत बढ़िया बात की, हिंदुस्तान में आज मीडिया नहीं हो तो जनता को पता ही नहीं लगे क्या क्या हो रहा है। मीडिया का तो साधुवाद देना चाहिए। मैं कह रहा हूं अगर योगी सरकार इतनी मजबूत सरकार है, एक भी घटना कैसे होती है? 6 साल हो गए, क्या 60 साल लगेंगे? अभी 6 दिन तक इनको कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है। मीडिया एक्सपोज नहीं करे, पता नहीं लगता। तो ये जो घटनाएं हो रही है इस प्रकार की, हमारे धार्मिक, हमारे सामाजिक, समाज के विग्रह की, सामाजिक मर्यादाओं का जो पतन हो रहा है, इसमें योगी जी को संज्ञान में लेना चाहिए। खाली बुलडोजर गरीबों पे चला दिया, उससे प्रशासन अच्छा नहीं माना जाएगा। जी जवाब दीजिए पुरोहित जी का। जांच करेंगे और सार्वजनिक करिए उस जांच को, जांच करके सार्वजनिक करिए, पोर्टल में डालिए पब्लिक के क्या है असली घटना और उसकी कार्रवाई क्या करिए, ये भी पोर्टल में डालिए तुरंत के बाद। जवाब ले लीजिए पुरोहित जी। पुरोहित जी 6 साल हुए योगी जी, 6 साल से पहले कितनी घटना होती थी और 6 साल में कितनी घटनाओं पे कंट्रोल हुआ है, ये पूरा देश जानता है। और उत्तर प्रदेश के जितने गुंडे थे, चाहे कितना भी बड़ा आजम खान हो, चाहे कोई भी तुर्रम खान हो, सबका इलाज हो गया है। और छिटपुट घटनाएं भी धीरे धीरे सब कंट्रोल होगा। सब्र रखो, थोड़ा सा धीरे धरो, धीरे धीरे इलाज हो रहा है सबका। 50 साल तक आप चिंता न करो, आप राजस्थान संभाल लो,
और छत्तीसगढ़ संभाल लो, 2 ही बचे, वही संभाल लो, वही बहुत है। अब ये देखो, यूपी की कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहाँ जो इलाज होता है ये खुद की विफलता को मानना नहीं चाहते हो। अगर राजस्थान में हो रहा है तो वो भी निंदनीय है, योगी की सरकार में हो रहा है वो भी निंदनीय है। अरे भैया पुरोहित जी वहाँ पे जो इलाज होता है आयुर्वेदिक इलाज होता है, बीमारी का जड़ से इलाज होता है वहाँ पर। अरे आयुर्वेदिक इलाज में 10 साल लगते हैं, मर जाता है आदमी दर्द से, इंजेक्शन की जरूरत थी। आप अभी तो कहते हो योगी मॉडल, अब कह रहे हो आयुर्वेदिक इलाज होगा मतलब 100 साल लगाओगे। ये कौन सा मॉडल आया भाई? आयुर्वेदिक मॉडल है, योगी मॉडल फेल, योगी मॉडल फेल। जुडिशियल प्रोसेस तो आप अपनाना नहीं चाहते हो। योगी मॉडल फेल, योगी मॉडल अरे भाई आप ही कह रहे हो आयुर्वेदिक तो धीरे धीरे इलाज करोगे क्या? 100 साल तक इलाज करोगे? आपको 6 साल दिल्ली, अरे 9 साल दिल्ली में, 9वां साल चल रहा है, 6 साल उत्तर प्रदेश में हो गए, 7 साल पहले अटल जी की सरकार आई, 18-20 साल देश को राज कर चुके हो, 20 साल देश को राज कर चुके हो आप, और अभी भी धीरे धीरे कर रहे हो। क्या धीरे धीरे 100 साल तक चलाओगे क्या? कैसी बातें करते हो? फिर क्यों आप में क्या डिफरेंस है? अरे भाई दूसरी पार्टी में आप में क्या डिफरेंस है? पुरोहित जी बिलबिलाइए मत। राजस्थान में क्या हो रहा है सब जानते हैं लोग, कितने दंगे हो रहे हैं, कितना। झा जी आप राजस्थान पे कहाँ चले जा रहे हैं? आप सवाल का जवाब दीजिए ना, जो पुरोहित जी कह रहे हैं। आप बार बार राजस्थान पे चले जा रहे हैं। से कुछ नहीं होगा, बात राजस्थान को लेकर थोड़ी ना बहस होगी। इलाज होगा, वहाँ इलाज हुआ है। कितना भी बड़ा कुतुब खान हो, सब घुटनों पे है। आपकी तरह यहाँ पालते नहीं है सपोलो को, सपोलो को पालते नहीं है, तो बिरयानी नहीं खिलाते हैं सपोलो को। सपोलो का इलाज होता है यहाँ पर। बीजेपी को अरे भैया बिरयानी नहीं खिलाते हैं, से कुछ नहीं होगा। मीडिया चिल्ला रही है, अरे पुरोहित जी बिरयानी नहीं खिलाते हैं, इलाज करते हैं। छुपा लेते हैं। वो पंजाब से जेल से आया था, घुटनों पे व्हील चेयर पे बैठ के आया था, बहुत बड़ा बदमाश बनता था अपने आप को, भूल गए क्या? मेहताब भाई को भी लाते हैं। मेहताब भाई आप सुन रहे होंगे झा जी को और पुरोहित जी को, दोनों ही अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन मुस्लिम स्कॉलर होने के नाते मेहताब उस्मानी इस पर क्या सोचते हैं? दोनों पार्टी में उलझे हुए हैं सर। ये चुप हो तभी तो कुछ सोचा जाए। नहीं आप बताइए। ये तो पार्टी दोनों आपस में लगे हुए हैं, कांग्रेस और बीजेपी। देखिए सर, उत्तर प्रदेश में सबको पता है कि कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर से काम हो रहा है। मुझे लगता है कि अब आने वाले दिनों में ऐसा ना हो कि कोर्ट में बुलडोजर ही खड़े हो जाएं और जज साहब कहे हाँ ये वाला बुलडोजर उसके घर जाएगा, उसको इतनी सजा मिली है, उसका इतना मकान तोड़ दो। देखिए एक कानून व्यवस्था होती है कि न्याय प्रक्रिया के तहत आप कार्रवाई कीजिए। कोर्ट तक तो मामला नहीं जाता, जब तक कोर्ट तक पहुंचता है आदमी तब तक बुलडोजर जल जाता है उसके घर पे। तो ये कैसी न्याय व्यवस्था है? हम ये समझ से बाहर है हमारी। और उसके ऊपर आपके लोग बैठ के डराते हैं, ये डराते हैं कि अरे योगी जी का राज है। अरे योगी जी क्या है? एक मुख्यमंत्री तो हैं। नहीं लेकिन मेहताब भाई अगर कोई कलेवा पहन के चला जाता है यूनिवर्सिटी में तो क्या आप उसको मारेंगे? मतलब लोग उसको मारेंगे क्या? जब गुंडे चलती थी सपा बसपा के राज में, गोलियां चलती थी, आप ये बताइए क्या सारे न्याय बुलडोजर से करेंगे आप या कोई कोर्ट के लिए भी छोड़ेंगे फैसला? बिल्कुल कोर्ट तक तो जाने दीजिए किसी मामले को। आपने लोगों में दहशत इतनी फैला दी है, डर इतना बैठा दिया है। जैसी भाषा समझ में आएगी वैसे ही चलेगा वहाँ पर। पहले एक बार सब कुछ व्यवस्थित हो जाए तब फिर आसानी से समझेंगे। अभी जो मतलब मेहताब भाई आप सवाल का जवाब दे दीजिए। क्रिमिनल को मारने के लिए आप क्रिमिनल बनेंगे? जब तक के लिए जुडिशरी बनना पड़ता है भैया, क्रिमिनल को मारने के लिए जुडिशियल प्रोसेस है, समझना पड़ता है, तब जाके क्रिमिनल को पकड़ा जाता है। क्रिमिनल माइंडसेट अपने अंदर जगाना पड़ता है पुलिस को, तब क्रिमिनल को पकड़ा जाता है और उसका इलाज स्वीकार किया क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं। आप एक बात बताइए सर, क्राइम जिसने क्राइम किया है आप उसको पकड़ोगे या उसके मासूम बच्चों के घर पे बुलडोजर चला दोगे? मेहताब भाई आप इस बात को मानते हैं कि जिस व्यक्ति ने कलेवा काटा, जिस व्यक्ति ने उस लड़के की पिटाई की, जिन लोगों ने भी मिलकर और जिन लोगों ने उसकी बहन को कहा कि आप बुर्का पहन के आइए, वो सरासर गलत है। और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाला कम से कम उसके दिल में मुल्क के लिए तो प्रेम नहीं हो सकता ना? आप मानते हैं ना इस बात को? विदेशी फंड और आतंकवाद के फंड से बने मकान पे बुलडोजर चलेंगे ही चलेंगे जी। अधिकारियों को मेहनत से बनाओ भैया, मेहनत करके बनाओ, चलेगा मकान। अधिकारियों ने ये गुंडे के पैसे से मकान नहीं चलेगा। आप अधिकारियों के तो तोड़ो जिन्होंने बनवा दिए वो अवैध मकान।
अरे उनके भैया लिए पुरोहित नहीं जी, बिल्कुल भी करो यार। नहीं, उनके लिए निकाल दिया, एक भी अधिकारी का नहीं तोड़ा, राहुल गांधी एक भी अधिकारी का नहीं तोड़ा। वरुण जी बुलडोजर पे मत जाइए ना, एक मिनट श्याम जी, वरुण जी से सवाल ले लेने दीजिए। वरुण जी, आप मानते हैं ना कि जिन लोगों ने कलेवा काटा, जिन लोगों ने उस लड़के की पिटाई की, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए? मैं तो प्रारंभ में कहा आशीष जी, निंदनीय कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उस बात का ही झगड़ा हो रहा है कि धीरे धीरे करेंगे, आयुर्वेदिक इलाज करेंगे। अरे भाई, जिसके साथ हो गई घटना उनको तो पकड़ो, और जिन्होंने पाकिस्तान हामिद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप अपनी बात को रख उनको सकते बंद हैं, करिए। समय कम है। जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि बात ये है कि योगी हो या जो भी हो, बीजेपी के कोई भी मंत्री हो, उनका काम सिर्फ ये है कि मुसलमानों की घटना करें, मुसलमानों का अत्याचार करें। आप बीजेपी पे चले जा रहे हैं हामिद साहब। हामिद साहब, कम से कम आप उन लोगों को कंट्रोल करिए जो एक, अगर हमारा क्रिकेटर अपने देश के हिंदू लोगों को बधाई देता है तो उसे ट्रोल ना करें। कम से कम हमारे मुल्क में तो जो आपसी सौहार्द है वो तो बने रहने दें। आप सभी का जुड़ने के लिए बेहद धन्यवाद। हामिद साहब, फिर किसी दिन डिबेट करेंगे, मैं आपको बुलाऊंगा। वक्त की थोड़ी कमी है, इसलिए डिबेट को यहीं पे खत्म करना पड़ा है। हमारे साथ हमारे 4 खास जो मेहमान थे वो जुड़े हुए थे। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देश के सवाल में इतना ही।